दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फिनॉल टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो हमारे 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। फिनॉल का जो एसिडिटी होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है, और दूसरा क्या बताना है हमें कि सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन होने पे फिनॉल ग्रुप में उसकी एसिड पे क्या प्रभाव पड़ते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले फिनॉल होता क्या है? फिनॉल एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो बेंजीन में ही आपको बताया था कि हकल्स रूल क्या होते हैं, उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं। तो फिनॉल क्या है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या कंटेन करता है? बेंजीन रिंग। बॉन्डेंट क्या होते हैं? इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा बेंजीन है। ये इस बेंजीन से हमने इस H+ का रिप्लेसमेंट किया, और इस H+ का रिप्लेसमेंट होने से और ये OH का सब्स्टिट्यूशन होने से जो हमें कंपाउंड मिलता है वो फेनॉल कहलाता है। तो फेनॉल के बारे में आप लोग जान गए कि फेनॉल आखिर बनता कैसे है। बेंजीन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एडिशन कर देना, दैट इज सब्स्टिट्यूशन होना। यहाँ एडिशन रिएक्शन तो होता नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो उससे हमें जो कंपाउंड मिलता है वो फेनॉल कहलाता है। फेनॉल क्या होता है? वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके जब ये फेनॉल अगेन रिएक्ट करेगा, जैसे कि हमें तो बेंजीन से फेनॉल मिल चुका है, अब ये फेनॉल अगर आगे रिएक्ट करेगा सोडियम या फिर पोटेशियम के साथ तो वो हमें फेनोऑक्साइड देगा। फेनोऑक्साइड क्या कहते हैं? तो इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करना फेनोऑक्साइड कहलाता है, और ये हाइड्रोजन को इस ग्रुप से हटना ही क्या कहलाता है? एसिडिक नेचर कहलाता है फेनॉल का। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एसिडिक नेचर होने के लिए क्या होना चाहिए? किसी भी कंपाउंड का H+ क्या होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए उसमें से। जैसे कि हम लोग अगर H2O की बात करें तो H2O में क्या है? H+। तो अगर ये H+ रिलीज हो रहा है तो इससे क्या होंगे? ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे? एसिडिक कहलाएंगे। उसी जगह अगर हम लोग NaOH की बात करें तो NaOH में क्या हो रहा है? हमारा Na+ बन रहा है प्लस OH- बन रहा है। तो जो ये हमारा OH बन रहा है ये क्या हमें शो करेगा? ये हमें बेसिक नेचर हमें शो करेंगे। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि फेनॉल की एसिडिटी क्यों होती है। जैसे कि ये फेनॉल है हमारा, OH कंटेन है बेंजीन रिंग पे, और ये क्या कर रहा है? H+ को रिलीज कर रहा है। ये फेनोक्साइड आयन बन गया। जैसे बेंजीन रिंग पे वो ऑक्सीजन का माइनस के फॉर्म में रहना फेनोक्साइड आयन हो रहा है। तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे, कोई भी आप किसी के भी कांटेक्ट में आते हैं तो आप उसके साथ अगर स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं तभी आप उसके कांटेक्ट में आते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहा है? ये अपना H+ को, अपने भाई को अपने से दूर कर रहा है। तो ये अगर अपने भाई को अपने से दूर कर रहा है तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। रीजन यही है कि ये जब अपने H+ को यहाँ से रिलीज कर रहा है तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन को क्या कर रहा है? यहाँ से रिमूव कर रहा है, और H+ का रिमूव होना ही एसिडिटी को शो करता है। तो जो हमारा फेनोक्साइड आयन होता है ये कैसे स्टेबिलिटी है? ये अपने भाई को दूर करके कैसे स्टेबल रह जाता है? तो ये स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये रेजोनेंस दिखाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा जो बेंजीन है ये O- ऑक्सीजन पे जो माइनस ग्रुप है ये क्या करेंगे? ये बेंजीन आगे की तरफ ब्रेक डाउन होगी। ये जब आगे की तरफ टूटेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगी, तो ये प्लस और माइनस मिलकर यहाँ डबल बॉन्ड बना दी, और यहाँ क्या रह गया? माइनस चार्ज रह गया। अब अगेन क्या होगा? ये बॉन्ड आगे की तरफ ब्रेक डाउन होगी। जब ये बॉन्ड आगे की तरफ टूटेगी तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएंगे, जो कि ये माइनस है, और यहाँ पे प्लस आएगी। तो माइनस और प्लस क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बॉन्ड बन गए। फिर अगेन ये वाली बॉन्ड जो है आगे की तरफ ब्रेक होगी, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएंगे, ये माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस और यहाँ वाले माइनस, ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन रहा है। तो ये क्या कर रही है? स्टेबिलिटी दिखा रही है। तो स्टेबिलिटी रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होगा? ये जो फेनोक्साइड आयन होता है ये स्टेबल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो हमने लिखा है वो यही लिखा हुआ है कि जो निगेटिव चार्ज है वो स्प्रेड हो रहा है,
ये टोटल बेंजीन रिंग में, मीन्स इसके माइनस सिर्फ इसके ऊपर नहीं रह रहे, ये सभी कार्बन एटम पे ये क्या कर रही है, रिमूव कर रही है। जैसा कि आपको कह दिया जाए कि आपको एक हैवी मेटल का सामान जो है आपको एक हाथ में लेकर 1 किलोमीटर तक चलना है, और उसी दूसरे जगह पे किसी 5 बच्चे को कहा जाए कि आप पांचों में आपस उस हैवी मेटल को आपस में बांट सकते हो और 1 किलोमीटर तक आपको जाना है। तो इन दोनों केस में क्या होगा, जो सिंगल है उसके पास क्या होंगे, उन्हें इफेक्ट ज़्यादा पड़ेंगे क्योंकि वो सिंगल उस चीज़ को 1 किलोमीटर तक ले जा रहा है। बट वही 5 लोग जो हैं वो क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए वो 1 किलोमीटर को बहुत ही आसानी तरीके से कवर कर लेंगे। तो वही है कि निगेटिव चार्ज क्या कर रही है, स्प्रेड हो रही है पूरे बेंजीन रिंग पे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्टेबिलिटी फेनॉक्साइड आयन की बढ़ रही है। और यही कारण होता है कि ये अल्कोहल जो होता है उससे भी ज़्यादा ये एसिडिक होता है हमारा फिनॉल। क्यों? क्योंकि जो हमारा अल्कोहल होता है उसमें किसी भी प्रकार की रेजोनेंस देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि ये हमारा अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। इस केस में क्या हो रही है, ये जो हमारा H यहाँ से क्लीवेज हो रही है, ये बॉन्ड जब यहाँ से टूटेगी तो ये O पे माइनस चार्ज आ जाएंगे और H+ यहाँ रिलीज हो गए। तो ये जो माइनस चार्ज आए, तो इस माइनस चार्ज को क्या होना चाहिए था, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, तभी तो ये ज़्यादा स्टेबल होता। लेकिन यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार की ना डबल बॉन्ड है, ना ही ये एरोमेटिक के जितने भी क्राइटेरिया होते हैं वो इसे फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, हमारे स्टेबिलिटी नहीं होंगे। और यही कारण होता है कि हमारा फेनॉक्साइड जो हमारा फेनॉल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेदर देन अल्कोहल के। अब हम लोग देखेंगे कि इफ़ेक्ट जो होते हैं सब्स्टिट्यूएंट के एसिड पे क्या क्या पड़ते हैं, कि आखिर अगर हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन कर रहे हैं इस फेनॉल पे, तो फेनॉल पे उसकी एसिडिटी क्या होगी वो हम अब जानने वाले हैं। तो जो हमारा पहला है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं कि जैसा कि हमारा NO2 एज ए एग्जाम्पल मैंने लिया है, तो NO2 की बात करें हम तो NO2 में क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है कार्बन से। तो इस केस में क्या होंगे, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 3, और कार्बन की होती है 2.5। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के देखें तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है। तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो विड्रॉइंग के केस में क्या होगा, जैसे कि यहाँ केस में हम लोग कैसे पता कर ले कि ये जो NO2 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग से खींच रहा है, कैसे पता करेंगे। तो ये जो हमारा NO2 होता है ये डबल बॉन्ड O, ये जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन जिस ग्रुप से अटैच्ड है, इस दोनों में हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे। इस दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर ऊपर वाले की ज़्यादा है जो बेंजीन रिंग से अटैच नहीं होगी, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से अपने तरफ खींचेगी। अब जब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो इसे भी तो किसी से लेना होगा, तो ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, हमारा बेंजीन से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जब बेंजीन से जुड़ा हुआ रहता है तो ये फिर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचना चालू कर देता है, मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का विड्रॉइंग कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा तो यहाँ से जब ये बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन का रिमूव होगा तो ऑक्सीजन पे हमारा क्या पड़ रहा था, माइनस चार्ज, जो कि बन रहा है फेनॉक्साइड आयन। तो इस केस में क्या होगा, ये जो माइनस चार्ज है ये इस प्लेस में भी आएंगे, मतलब क्या है, ये बहुत ही जल्दी सर्कुलेट होंगे, स्टेबिलिटी बहुत जल्दी ग्रहण करेंगे, तो जिसके कारण क्या होगा, ये बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, तो जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को बेंजीन से खींचने वाला ग्रुप अगर लगा हुआ होगा तो उस केस में क्या होगा, एरोमेटिक रिंग क्या होंगे, एसिडिक बहुत ज़्यादा शो करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्टेबल हो रहा है इसलिए। और स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एसिड के। अगर किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसा कि हमने देखा कि एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एडिशन होने से, सब्स्टिट्यूशन होने से क्या हो रहा है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रही है, बढ़ा दे रही है। तो इस केस में भी वही हो रही है कि जब पारा नाइट्रोफेनॉल बनेगा, पैरा पोजीशन पे जब नाइट्रोफेनॉल का एडिशन होगा तो ये जो होगी इसकी एसिडिटी एज अ फेनॉल, जो सिंपल फेनॉल होगी उससे ज़्यादा होगी।
अब हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इफेक्ट, जब अगर हमें हमारे फेनॉल ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एडिशन होगा तो उस केस में फेनॉल की एसिडिटी क्या रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डोनेटिंग हो रही है, मतलब कि हमारा जो बेंजीन है वो क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो ये जैसे ही हाइड्रोजन को रिमूव करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये पहले से ही माइनस में है, इसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये CH3 क्या कर रहा है, ये और बदमाशी कर रहा है, ये क्या कर रहा है ले, और ये पहले से ही प्रॉब्लम में था, इसे और प्रॉब्लम दे रहा है, ये क्या कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी। तो अब हम लोग इस केस में कैसे जानेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, दोनों केस में क्या होती है सेम। हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा है। तो जो हमारा CH3 होता है, इस केस में अगर हम लोग देखें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, 2.5 है और हाइड्रोजन की 2.1 है। तो इस केस में क्या करेगा, कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इस कार्बन के पास, तो ये क्या करेगा, अपने भाई को देगा, भाई तुम भी ले लो मेरे से इलेक्ट्रॉन, हम अमीर हो गए हैं, अब तुम भी अमीर हो जाओ। बट यहाँ भाई क्या है, यहाँ तो भाई अपोजिट में है। यहाँ भाई के पास क्या होना चाहिए था, इससे इलेक्ट्रॉन ये और लेता तब ये जाके स्टेबल होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, ये माइनस में था और इसे और ये प्रॉब्लम दे दिया। तो इस केस में हो रही है कि ये स्टेबिलिटी को और घटा रही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं जैसे कि हो गए CH3 हो गए, OCH3, NH2, ये सब अगर एरोमेटिक रिंग पे ऐड होंगे तो वो क्या करेंगे, एसिड को और कम कर देंगे, मतलब कि फेनॉल की एसिडिटी को घटा देंगे। तो ये क्या हमें डोनेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर बेंजीन रिंग पे अगर और ज़्यादा अगर हम डोनेट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा फेनॉक्साइड आयन क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ में, तो सबसे ज़्यादा हमारा पैरा नाइट्रोफेनॉल होता है, फिर पैरा क्लोरोफेनॉल। मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, यहाँ NO2 का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये इस क्लोरीन से ज़्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद फेनॉल है, फेनॉल के बाद CH3 क्या कर रही थी, इसको डोनेट कर रही थी, ये प्रॉब्लम में था और दे रहा है। तो इस केस में क्या हो गया कि ये इसकी एसिडिटी घट गई, इससे भी कम इसकी हो गई, क्योंकि ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन क्या करेगी, इससे और भी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन खींचेगी अपनी तरफ, और जब ये खींचेगी तो इसे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगी। तो इस केस में ये और भी कम एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 2, जो कि हमारा है बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस क्या होते हैं और इसके बेसिसिटी को देखेंगे, और इस एरोमेटिक अमाइंस में अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन होगा तो उसकी वजह से जो इफेक्ट हमें बेसिसिटी पे देखने को मिलेगी वो हम लोग अब इस क्वेश्चंस में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि एरोमेटिक अमाइन होते क्या हैं। तो जो हमारा एरोमेटिक अमाइन होता है, ये क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का डेरिवेटिव होता है। कैसे, तो ये जैसे हमारा बेंजीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इसे कहते हैं। तो यहाँ से क्या कर रही है, इस हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगी और एमिनो ग्रुप का क्या होगा, इस जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो जब बेंजीन रिंग में एमिनो ग्रुप क्या करती है, रिप्लेस करके हाइड्रोजन को खुद सब्स्टिट्यूट हो जाती है, तो उस केस में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एनिलीन होता है, जिसे हम लोग अमाइन भी कहते हैं। तो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस की अगर हम लोग बात करें कि बेसिसिटी ऑफ अमाइंस क्या होती है, तो हम लोग बेसिसिटी कैसे कंपेयर करते हैं, एज अ केबी वैल्यू। इसी केबी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि किसी भी एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं, एलिफेटिक मीन्स क्या होता है कि जो रेजोनेंस हमें शो नहीं करते हैं, तो जितने भी एलिफेटिक अमाइंस होते हैं उसकी तुलना अगर हम लोग एनिलीन जो कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ एमिनो ग्रुप का एडिशन हुआ है उसका अगर कंपेयर करेंगे तो बेसिसिटी इसकी कम होगी। क्यों रहती है कम, तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मिथाइल अमाइन है, ये क्या है, एलिफेटिक अमाइंस है। इसकी केबी वैल्यू क्या है, 4.4 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये -4 और -10 में सबसे बड़ा कौन होगा, ये -4 वाला होगा। तो मिथाइल अमाइन की केबी वैल्यू ज़्यादा है, किससे, एनिलीन से। एनिलीन हमारा क्या है, C6H5NH2
और इसकी के बी वैल्यू क्या है 4.2 इंटू 10⁻⁻10। तो इसकी के बी वैल्यू इससे कम है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होगी और मिथाइल अमाइन की बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो हम लोग ये भी जानेंगे ऐसा क्यों होता है। तो हम लोग जान लेते हैं आप बेसिसिटी आखिर होता क्या है, किसे हम लोग बेसिसिटी कह रहे हैं। तो बेसिसिटी होने के लिए किसी भी कंपाउंड का वो हाइड्रोजन प्रोटॉन को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेप्ट करने वाला कंपाउंड होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया था आपको कि एसिडिटी क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, और बेसिसिटी क्या होगा, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम लोग सेकेंड वे में देखें, लुईस बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखना चाहेंगे, तो वैसे एलिमेंट जो डोनेट करेगा क्या, लोन पेयर को, अगर कोई एलिमेंट डोनेट कर रहा है लोन पेयर, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो चलिए एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा एनिलीन होता है, ये क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा बेंजीन रिंग से अमाइन ग्रुप जो है, अमीनो ग्रुप ऐड है, मतलब अटैच्ड है, इसमें H+ का क्या होगा, यहाँ से आकर इसमें जुड़ जाएगा। तो वो हमें क्या दे रहा है, ये जो प्रोडक्ट दे रहा है, ये क्या हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है, इसमें ये जुड़ रहा है। तो इसकी वजह से ये क्या हमें शो कर रहा है, बेसिसिटी शो कर रहा है। वही अगर हम सेकेंड केस में देखेंगे इधर, तो यहाँ पे क्या हो रही है कि ये जो हमारा अमीनो क्या है, ये लोन पेयर को कंटेन कर रहा है। कौन सा, तो अमोनिया जो है हमारा लोन पेयर को कंटेन कर रहा है, और ये लोन पेयर की वजह से क्या होगा, हमें बेसिक नेचर शो करेगा। ठीक है। जो एनिलीन नाइट्रोजन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो हमारा ये एनिलीन है, इसमें क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डीलोकलाइज्ड होगी इसमें हमारे बेंजीन में। जैसे जो हमारा NH3 पे, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो हमारा लोन पेयर था, ये लोन पेयर क्या करेगी, इस बेंजीन रिंग में क्या होगी, डीलोकलाइज्ड होगी। डीलोकलाइज्ड मतलब क्या होना, रेजोनेंस इफेक्ट को शो करना। तो जैसे ये अगर डीलोकलाइज्ड होगी, इसमें क्या हो रही है, ये लोन पेयर आगे की तरफ टूट रहे हैं। तो ये हम लोग जानते हैं, जब भी ये आगे की आते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, माइनस साइन से शो करते हैं, और पीछे वाले प्लस से। तो ये जब आगे की तरफ यहाँ आएगी तो ये माइनस होंगे, और यहाँ पे प्लस। और लोन पेयर का मतलब क्या होता है, माइनस भी होता है। तो माइनस प्लस यहाँ क्या कर दिया, बॉन्ड बना लिया, और ये माइनस यहाँ रह गई। अगले केस में क्या होगी, ये बॉन्ड आगे की तरफ टूटेंगे, और यहाँ पे प्लस आ जाएंगे, यहाँ पे माइनस। तो ये माइनस मैंने यहाँ पे लिख दिया, और प्लस माइनस यहाँ पे क्या कर लिया, बॉन्ड बना दिया। फिर सिमिलरली क्या होगी, ये बॉन्ड आगे की तरफ ब्रेक होगी, और इस केस में क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये क्या करेंगे, इस जगह पे प्लस माइनस की वजह से बॉन्ड बना लेगा। फिर वैसे ही सेकेंड अगले केस में क्या हो जाएगी, ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बनी थी सबसे स्टार्टिंग में, वो क्या होगी, फिर आगे की तरफ ब्रेक हो रही है, एन पे जा रही है लोन पेयर, फिर से आ जाएंगे एन पे लोन पेयर, और ये क्या करेंगे, प्लस माइनस से बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कंपाउंड की इंक्रीज हो रही है। आप देख रहे होंगे कि इस लोन पेयर पूरे रिंग में क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने पर क्या होती है, एसिडिटी इंक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पे बेसिसिटी तो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एसिडिक नेचर किसी भी कंपाउंड का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन बेसिसिटी तो होता नहीं है, उसके तो अपोजिट में ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसकी स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगी, इसकी बेसिसिटी घट जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर इस टोटल बेंजीन रिंग में क्या हो रही है, सर्कुलेट हो रही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो कम हो जा रही है, किस पे, नाइट्रोजन एटम पे। और इसी की वजह से जो होता है एलिफेटिक अमाइन का जो होता है बेसिसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे एलिफेटिक अमाइंस में ऐसा किसी भी प्रकार का डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, इस पे लोन पेयर ज़्यादा रहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि बेसिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होंगे उतने ज़्यादा उसकी बेसिसिटी होगी। अब हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन होने पे कौन सी इफेक्ट पड़ती है। जैसे कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे भी वही केस होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि इफेक्ट ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट मीन्स जो रिंग सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट है, तो माना हमने उसे जी मान लिया, जो जी कंपाउंड है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उस रिंग पे, तो एसिडिटी क्या होता है, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है बेसिसिटी के। तो इस केस में क्या है, एरोमेटिक अमाइंस जो है वो क्या करेगी, बेंजीन हैज रेजोनेंस। एरोमेटिक अमाइंस में क्या होगी कि बेंजीन के पास रेजोनेंस होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि ये क्या कर रही है,
ये रेजोनेंस शो कर रही है। ये एरोमेटिक क्या है, अमाइंस है, तो एरोमेटिक अमाइन रेजोनेंस शो कर रही है। इसकी वजह से ये लेस बेसिक होगा एंड ये मोर स्टेबल होगा। मैंने आपको बताया ही था कि स्टेबिलिटी अगर किसी भी कंपाउंड की बढ़ रही है तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा भी है कि स्टेबिलिटी इंक्रीज, एसिडिटी इंक्रीज बट बेसिसिटी डिक्रीज, क्योंकि एसिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बेसिसिटी होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके नेचर के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखने वाले नेचर ऑफ जी, जो मैंने अभी लिया था, वो अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग मतलब कि इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला होना चाहिए, डोनेटिंग करने वाला, और या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो इसमें हमारे कंपाउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं ये जो हमारा एरोमेटिक अमाइन है, इसमें हमारा क्या दो ग्रुप जुड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस अमाइन ग्रुप पे जुड़ेगा तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मीन्स इसके पास पहले से क्या है, लोन पेयर है, और इसे और भी ज़्यादा लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो देने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग इस नाइट्रोजन पे इंक्रीज होगी तो वो क्या करेगी, स्टेबिलिटी को घटा देगी। क्यों घटा देगी, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो लोन पेयर होना चाहिए था ये टोटल में सर्कुलेट करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन को ये क्या कर रहा है, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, तो इस पर और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब किसी व्यक्ति को एक हाथ में 10 किलो और किसी व्यक्ति को 25 किलो पकड़ा दिया जाए तो उस केस में क्या होगा, 25 वाले को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पता चलेंगे। तो यहाँ पे वही केस हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला इससे और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी और बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और रेजोनेंस भी क्या होगा, रेजोनेंस की बात करें तो जो हमारा रेजोनेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एसिडिटी, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होता है, ये बेसिसिटी के होता है। क्या है कि रेजोनेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्टेबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एसिडिटी के, और इन्वर्सली है बेसिसिटी के। तो आप इस केस में समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के ऐड होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, स्टेबिलिटी घट रहा है, बेसिसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में क्या हो रही है कि ये इलेक्ट्रॉन और खींच रहा है, ये तो बेचारा पहले से ही कमज़ोर था और उसे कमज़ोर किया जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन के घटने की वजह से क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इस पूरे बेंजीन में जा रहा है। तो जितने ज़्यादा इसकी रिंग जो ये है, रिंग में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे वो उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे, और स्टेबिलिटी के इंक्रीज होने की वजह से क्या होगी, बेसिसिटी इसकी घट जाएगी। तो वही जो मैंने अभी आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब अगर नेचर ऑफ जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, डोनेट करने वाला होगा, तो उस केस में क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला होगा तो उस केस में क्या होगी, बेसिसिटी घट जाएगी। तो यहाँ सेकेंड वाले केस में क्या हो रही है कि ये जी जो है ये रेजोनेंस में अगर इंटर कर रही है तो ये नाइट्रो ग्रुप जो होगा वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आर क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को खींच रही है, माइनस इफेक्ट जो होती है वो, तो बेसिसिटी क्या होगी, घट जाएगी। वहीं अगर मिथोक्सी ग्रुप की बात करें तो ये क्या करती है, प्लस आर इफेक्ट शो करती है, मतलब ये क्या होगी, इलेक्ट्रॉन और देगी, तो देने की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के कारण बेसिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अगर पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा हमारा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएगा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो मेटा पोजीशन पे आता है। और ये किस पोजीशन पे आता है वो हम लोग बेंजीन के चैप्टर में पढ़ते हैं, कि जब हम लोग बेंजीन पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 10 नंबर में पूछे जाते हैं।